आपका अपना YouTube चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। इसमें हम आपके लिए क्लास 10 साइंस की वीडियो 4th है। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ये पार्ट नंबर 4 आ रहा है आपके लिए। ठीक, अब तक हमने टीथ और टंग जो दांत होते हैं उनके बारे में बात की, कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारे दंत फॉर्मूला, दंत सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताई थी। नेक्स्ट बात करेंगे कि जब भोजन जो होता है, जब दांतों के द्वारा तोड़ दिया जाता है उस भोजन को, और जो जीभ होती है उसके द्वारा उसके स्वाद का पता लगा लिया जाता है, तो फिर भोजन का आगे क्या होता है। तो सबसे पहले भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपको मैं बता दिया पहले, और बता दूं कि भोजन का जो पाचन होता है वो हमारे मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि भोजन जब पाचन करता है तो वो मुख गुहा से भोजन पाचन करना स्टार्ट कर देता है, यानी भोजन का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज बात करते हैं भोजन का पाचन, एक एक करके बात करेंगे, एक एक पार्ट में किसमें कितना पाचन होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भोजन का पाचन। तो उसमें सबसे पहले कौन सा टॉपिक है आपके, सबसे पहले मुख गुहा में भोजन का पाचन, यानी कि जो मुख गुहा होती है, माउथ कैविटी जो होती है, उसके अंदर भोजन का पाचन जो होता है वो कैसे होता है और क्या होता है उसके अंदर। तो मुख गुहा जो होती है, मुख गुहा वो पार्ट होता है, मुख गुहा वो हिस्सा होता है जो, यानी कि टीथ जो दांत होते हैं और जिसमें जीभ पाई जाती है। मुख गुहा कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पे दांत और जो टंग जीभ होती है वो दोनों पाई जाती है, वो होती है मुख गुहा। अब वहां पे क्या होगा, सबसे पहले दांत जब भोजन को तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो जीभ मिलेगी, और जीभ क्या करती है, दो चीजों का काम करती है। क्या, एक तो स्वाद का पता लगाती है, यानी कि स्वाद का पता लगाएगी और भोजन को निगलने में सहायता करती है। और तीसरा क्या होता है उसमें कि जब भोजन जो होती है भोजन को मिलाने का काम करती है, भोजन के अंदर लार मिलाने का काम वो करती है। तो जब क्या होती है, जीभ के द्वारा भोजन में लार मिला के, जीभ के द्वारा भोजन में लार मिलाना और भोजन का एक लिक्विड फॉर्म में, एक टाइप के लिक्विड फॉर्म में हल्का सा या फिर एक लसलसा बन जाना, क्या कहलाता है, वो बोलस कहलाता है। यानी कि भोजन का कैसा हो जाना, लसलसा हो जाना, भोजन का, भोजन के अंदर कंप्लीट रूप से लार का मिल जाना बोलस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बोलस का होता है। जब भी क्या होता है, भोजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो आता है आहार नाल। अब आहार नाल क्या होती है, आहार नाल वो रास्ता होता है जो मुख गुहा से शुरू होता है तथा गुदा पे जाके खत्म हो, जो एनस पे जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है, वो रास्ता क्या कहलाता है, आहार नाल कहते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी कि जैसे ही भोजन अंदर लिया, भोजन टीथ के पास गया, टीथ के अंदर गया, तो वहां से आहार नाल हो गई स्टार्ट, क्या आहार नाल का पाचन हो गया शुरू। अब आहार नाल के अंदर स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले क्या होता है, भोजन को आहार नाल के अंदर लिया जाता है, उसके बाद जो टीथ होते हैं वो भोजन को तोड़ते हैं, तथा जीभ होती है वो उसमें लार मिलाने का काम करती है। ये काम जो होता है वो होता है किसका, माउथ कैविटी का, मुख गुहा का। उसके अंदर क्या होता है कि जो लार होती है उसके अंदर होते हैं बाइकार्बोनेट। क्या होता है, बाइकार्बोनेट, जो भोजन की अम्लता को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। ये बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, भोजन के अंदर जो एसिड होता है, भोजन के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, यानी कि अम्ल जो होता है, उस अम्ल को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। कैसा कर देते हैं, उदासीन, यानी भोजन जब भी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा वो एक उदासीन फॉर्म में जाएगा। कैसी फॉर्म में जाएगा, उदासीन। उसके बाद उसमें जो आमाश है उसमें एसिडिक है, तो वो एसिडिक लेवल बढ़ाएगा और बेसिक लेवल बढ़ेगा, वापस भोजन उदासीन होगा। तो जो क्या होता है, बाइकार्बोनेट जो होता है लार में, वो क्या कर देता है, इसको उदासीन कर देता है। नेक्स्ट जो होती है, लार जब मिलती है तो हमारी बॉडी में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि जो लार ग्रंथि है वो कितने प्रकार की होती है, जो कितने प्रकार के भोजन में लार मिलती है, तो उसकी बात करें तो लार जो होती है, लार जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, यानी जो स्तनधारी है, ये मानव तो स्तनधारी में आता है, लेकिन मानव के अलावा जितने भी स्तनधारी हैं उनमें कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, 4 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेकिन मानव के अंदर कौन सी, 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक ग्रंथि मानव के अंदर नहीं पाई जाती, अधो नेत्र जो होती है वो मानव के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, मानव के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड पाई जाती है और सब लिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है। अब एक एक की बात करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, ये होती है कर्णपूर ग्रंथि, यानी कान से पहले क्या करती है, जो एक्सटेंशन नलिका होती है उसमें अपना सीक्रेशन डाल देती है। सीक्रेशन कहाँ पर आता है, मुख गुहा के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होती है मैक्सिलरी, ये बार्टन्स नलिका में अंदर जो अपना क्या है, अपना सीक्रेशन डाल देती है। बार्टन्स जो नलिका होती है उसमें अपना सीक्रेशन
डाल देती है। इसका भी सीक्रेशन कहाँ जाएगा, मुख गुहा के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर जाएगा। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या करेगी, सर्वाधिक लार, यानी कि हमारी जो माउथ है, हमारा जो माउथ है उसके अंदर सबसे ज्यादा लार प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड का। सबसे ज्यादा लार प्रोड्यूस करेगी, सबसे ज्यादा लार बनाएगी, कौन सी, सबलिंगुअल। और सीक्रेशन कहाँ पे डालेगी, अपना जो स्राव है वो कहाँ पे डालेगी, ये डालेगी रेवेंसन की नलिका में, यानी कि जिसको दूसरे नाम से जानते हैं बार्थोलिन नलिका, जिसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, बार्थोलिन नलिका, यानी कि इसको दूसरा नाम होता है इसका बार्थोलिन नलिका। ये कौन सा सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे अपना सीक्रेशन डालती है, बार्थोलिन नलिका के अंदर सीक्रेशन डालती है। अब बात करते हैं जो लार होती है उस लार के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, यानी कि जो लार बनी होती है उस लार के अंदर कुछ तो मिलता होगा, तो लार के अंदर क्या क्या चीज होती है, लार के अंदर जल भी पाया जाता है, श्लेष्मा मिक्स होता है, स्टार्च पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम एवं थायोसाइनेट, इन सब से मिलकर क्या बनी होती है, एक लार बनी होती है। लार जो कहते हैं ना, लार ग्रंथि में जो लार निकलती है उस लार में क्या क्या चीज पाई जाती है, तो जल भी होता है उसके अंदर, श्लेष्मा भी होता है, स्टार्च पाचक एंजाइम जो भोजन को पचाने का काम करेंगे, टाइलिन होगा, और क्या करेगा, लाइसोजाइम थायोसाइनेट, ये होंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे जो टाइलिन होता है, यहाँ पे जो टाइलिन जो होता है उस टाइलिन का सीक्रेशन कौन करेगी, पैरोटिड ग्लैंड। ये जो टाइलिन आपको दिखाया गया है इस टाइलिन का क्या करेगी, सीक्रेशन कौन करेगी, पैरोटिड। अब टाइलिन यहाँ पे क्या करता है भाई, टाइलिन क्या करता है, टाइलिन जो स्टार्च है, जो स्टार्च है उसका पाचन कराएगा। टाइलिन किसका पाचन कराएगा, स्टार्च जो शुगर है उसका पाचन कौन कराएगा, टाइलिन कराएगा। उसके बाद लाइसोजाइम और थायोसाइनेट ये क्या करते हैं, जीवाणु को नष्ट करते हैं। यानी कि देखो तीन चीज आ रही है, लाइसोजाइम, थायोसाइनेट और टाइलिन। ये क्या करेगा, ये तो स्टार्च का पाचन करवा देगा, जो स्टार्च हमारी बॉडी के अंदर जाएगा भोजन के साथ उसका पाचन करा देगा। उसके अलावा जो हम बाहर से भोजन ले रहे हैं, उसके अलावा जो हम बाहर से भोजन ले रहे हैं तो उसके अंदर कुछ जीवाणु भी अंदर चले जाते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, विषैले होते हैं। उनको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट जो होते हैं वो उसका काम करते हैं, जो इनको क्या कर देते हैं, जीवाणु को मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो भोजन होता है वो कहाँ पहुंच गया, यानी माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में जो भोजन पहुंच गया तो माउथ कैविटी के बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी से क्या करती है, जीभ जो होती है वो आगे की साइड तो खुली रहती है, पीछे की साइड अटैच होती है। जो क्या करती है, जीभ जो होती है जो भोजन को पीछे धकेलने का काम करती है। जीभ पीछे धकेलने का काम किसको करती है, भोजन को। और जीभ के द्वारा भोजन को पीछे धकेलना क्या कहलाता है, स्वेलिंग, यानी कि निगलना। क्या कहलाता है, भोजन का निगलना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो भोजन होता है वो ग्रसनी के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाता है, ईसोफेगस, यानी ग्रसिका के अंदर भोजन चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है, ग्रसिका के अंदर भोजन चला जाता है। अब ग्रसिका क्या होती है, ग्रसिका देखो सबसे पहले ऊपर की साइड तो ये ग्रसनी से अटैच होती है, ऊपर की साइड तो किससे जुड़ी होती है, ग्रसनी से। ऊपर की साइड किससे जुड़ी होती है, ये ग्रसनी से जुड़ी होती है, तथा नीचे की साइड आमाशय से। अब बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ग्रसिका। बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ग्रसिका। तो ग्रसिका क्या होती है, ऊपर की साइड तो ग्रसनी से जुड़ी होती है, ग्रसनी के जस्ट आगे वाला भाग कौन सा होता है, ग्रसिका होता है। मुख ग्रसनी मुख भाग के पश्च भाग में स्थित होती है। भाई ग्रसनी जो होती है उसके दो भाग हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला, तो इसके पश्च भाग में, किसकी, ग्रसनी के पश्च भाग में स्थित होती है। जो ग्रसिका कहाँ होती है, ग्रसनी के पश्च भाग में स्थित होती है। ग्रसिका एक पेशीय संरचना है, पेशियों से बनी होती है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, कुछ नहीं होता। इसकी एक पेशीय संरचना है जिसके अंदर मूवमेंट आसान से हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से पाई जाती है और यहाँ तक पाई जाती है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये याद रखना काम दीजिए। उसके बाद होता है इसके अंदर कृमाकुंचन गतियां होती हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि कृमाकुंचन गतियां क्या होती हैं। कृमाकुंचन गतियों का मतलब क्या है, कृमाकुंचन गतियों का मतलब होता है कि भोजन जैसे ही क्या होता है, अंदर जाता है, तो जैसे ही भोजन अंदर जाएगा, सपोज करो भोजन यहाँ पे है, भोजन का यहाँ पे चला गया, अब क्या होगा, ये जो ग्रसनी है, यानी कि यहाँ पे मान लो भोजन यहाँ है, भोजन का टुकड़ा यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, ये जो नलिका है, ये जो ग्रसिका है, ये यहाँ से ऐसे मूवमेंट करेगी और इधर से इस साइड ऐसे मूवमेंट करेगी। इस भोजन को क्या करेगी, इस टाइप से जो नलिका होती है इसको दबाएगी, इस टाइप से नलिका को
दबाएगी, जब दबाएगी तो भोजन यहाँ पे आया वो भोजन नीचे चला जाएगा। जैसे यहाँ से दबाएगा तो ये भोजन कहाँ है, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। ये भोजन कहाँ की तरफ मूवमेंट करेगा, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। फिर यहाँ से दबेगी ये, फिर भोजन यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे मूवमेंट करेगी, ये भोजन फिर यहाँ आ जाएगा। इस टाइप से इसके अंदर ऐसी जो गतियां, ये गतियां जो भोजन को नीचे निगलाने में यानी नीचे डालने में काम करती हैं, इस टाइप में नलिका होती है और ऐसी गतियां होती हैं इसके अंदर। तो ये क्या करती हैं, इस भोजन को नीचे कहाँ पहुंचाती हैं, आमाशय के अंदर डाल देती हैं। इसको कहते हैं क्रमाकुंचन गतियां। इसको क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गतियां। भोजन को ग्रसिका में से कहाँ पे डालना, आमाशय में डालना। किसके थ्रू, क्रमाकुंचन गतियों के थ्रू आमाशय में डाल देना। अब भोजन जो होता है वो कहाँ पे पहुंच गया, आमाशय में चला गया। यानी कि अब तक भोजन का इतना पाचन हुआ है, यानी कि अब तक ओनली भोजन का स्टार्च का पाचन हुआ है। शुगर वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना उसको चाहिए उतना उसने पाचन कर लिया, और उसमें सबसे बड़ी बात जीवाणु को नष्ट कर दिया। यानी कि सीधी सीधी बात कहें तो जो मुख गुहा होता है उसके अंदर जीवाणु मर जाते हैं जो भोजन में प्रेजेंट होते हैं, और स्टार्च का पाचन हो जाता है। उसके बाद भोजन जाता है आपकी ईसोफेगस में। ईसोफेगस की लंबाई कहाँ स्थित होती है, बहुत सारी चीजें बता दी, एक तो इसी संरचना है। उसके बाद होता है भोजन आमाशय में। पहला भोजन कहाँ पर किया था हमने, मुख गुहा में पाचन हो गया था। दूसरा कहाँ पे, आपके आमाशय में पाचन, यानी मुख गुहा में किस चीज का पाचन हुआ था और अब आमाशय में किस चीज का पाचन होता है, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है, जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो जी सेल जो होती है, कौन सी सेल, जी सेल। जी सेल क्या सीक्रेशन करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करती है। किसके अंदर होता है ये होता है, ध्यान रखना, आमाशय के अंदर। गैस्ट्रिन हार्मोन किसके अंदर सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है आमाशय के अंदर। कौन सीक्रेट करता है, जी सेल सीक्रेट करती है गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो उससे क्या निकलता है, जठर रस को नियंत्रित करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या काम करता है, जठर रस को नियंत्रित करता है। यानी कि सबसे पहले बात, जैसे ही भोजन आमाशय के अंदर पहुंचा, जैसे ही भोजन आमाशय के अंदर पहुंचता है तो जैसे ही पहुंचता है तो उसमें जी सेल से मुलाकात होती है भोजन की, और जैसे ही वो जी सेल के कांटेक्ट में आता है, जी सेल एक्टिवेट होती है और वो क्या सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करवाती है। जैसे ही वो गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करवाती है, गैस्ट्रिन हार्मोन किस चीज का नियंत्रित का कार्य करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो जठर रस को नियंत्रित करता है। अब जठर रस के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, जठर रस के अंदर देखो, सबसे पहले तो वाटर, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 99.9% इसके अंदर जल पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो होता है 0.2 से 0.3%। और इसका पीएच कितना होता है, जठर रस का पीएच कितना होता है, तो जठर रस का जो पीएच होता है वो होता है 1.5 से 2.5 जितना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें आमाशय के अंदर चली जाती है, यानी जठर रस कहाँ चला गया, आमाशय के अंदर चला गया। जैसे ही जठर रस आमाशय के अंदर चला गया, HCl था तो भोजन को और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, और भोजन को आमाशय के द्वारा, भोजन को आमाशय के द्वारा किस में तोड़ना, एक छोटे छोटे बिल्कुल बहुत ही छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, एक लिक्विड फॉर्म में बदल लेना, क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कायम किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है कायम किसे कहते हैं। तो कायम किसे कहते हैं, देखो, भोजन को आमाशय के द्वारा, भोजन को आमाशय के द्वारा एक छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर कहें एक लिक्विड फॉर्म में, द्रवित फॉर्म में बदलना कायम कहलाता है। उसके बाद भोजन का क्या होता है, अस्थायी पाक जो संग्रहित होता है, अस्थायी स्टोरेज होता है। मतलब यही भोजन रुकता नहीं है, आमाशय के अंदर भोजन रुकता नहीं है, आमाशय से भोजन आगे जाता है, तो लेकिन रुकता है कितनी देर के लिए, भाई थोड़ा बहुत तो रुकता है, तो रुकता कितनी देर के लिए, तो आमाशय के अंदर जो भोजन होता है वो अस्थायी रूप से संग्रह होता है। किस रूप से, अस्थायी रूप से संग्रह होता है। अस्थायी रूप से संग्रह क्यों होता है, क्योंकि भोजन जो आमाशय जो होती है आगे किससे जुड़ी होती है, छोटी आंत से जुड़ी होती है। फिर क्या होता है, इसके अंदर जो भोजन स्टोर कितने टाइम होता है, तो भोजन का जो स्टोरेज होता है वो 2.5 से 4 आवर, यानी कि दो लगभग 2.5 घंटे से 4 घंटे के बीच भोजन का स्टोरेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड और बेसिक लेवल मेंटेन पूरा होता है। अब इससे आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम कहाँ पे, छोटी आंत में भोजन का पाचन, वहां की बात करेंगे। छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसा होता है उसकी बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो जब तक। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो जस्ट आपको लेकर आएंगे। नेक्स्ट कहाँ से होगा कि छोटी आंत में भोजन का पाचन क्या होता है। लास्ट आपकी छोटी आंत है, उसमें लगभग भोजन का पाचन हो ही सकता है, उससे थोड़ा बहुत बड़ी आंत में बचता है, उन दोनों की बात करेंगे और ये जो टॉपिक है आपका ये वहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।